हेलो फ्रेंड्स। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन डी जो लेखन विभाग के लिए पूछा जाता है, जो 9-10 में, उसमें से 5 मार्क्स के लिए स्टोरी कहानी लेखन पूछा जाता है। जो एग्ज़ाम में या तो फिर प्रश्न पत्र के अंदर रूपरेखा या तो ढांचा या तो फिर पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसमें से पॉइंट के आधार पर सेंटेंस या तो वाक्य बना देते हैं और उसके आधार पर बहुत ही शॉर्ट 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर कहानी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन सही तरीके से कहानी लेखन किस तरीके से लिखा जाए, उसके बारे में आज हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और एक स्टोरी जो एग्जाम्पल के तौर पर है। सारे पॉइंट्स और जो कहानी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। और कहानी लेखन लिखते समय आप कोई भी चाहे स्टोरी पूछी जाए, उसमें उस पॉइंट को ज़्यादातर याद कर लीजिए या तो फिर रट लीजिए कि इस पॉइंट के आधार पर हमें कहानी कोई भी पूछी जाए तो अच्छी तरह से लिखकर 5 मार्क्स मिल सकते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है जो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें एक कहानी की रूपरेखा या तो ढांचा दी जाती है, जो पॉइंट्स हैं वो दी जाते हैं और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख यानी तो बोध लिखना भी आवश्यक है। कहानी लेखन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि यहाँ 6 पॉइंट हैं जो कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो। फर्स्ट है, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो, यानी कि जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो कि किस प्रकार की कहानी बन सकती है, कि इसमें कौन से पॉइंट दिए गए हैं। सेकंड, रूपरेखा का विस्तार, यानी कि जो मेन उसका हिस्सा होता है वह कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो, यानी कि हर एक जो पॉइंट दिया गया है, संकेत यानी इशारा किया गया है, उसमें क्रम से विस्तार करना पड़ेगा। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो, यानी कि कहानी के स्थान पर जो पात्र है उसके नाम लिखने पड़ेंगे, यानी कि आपको लॉजिकली या तो फिर कोई याद है या तो भी कोई भी नाम आप अपने तरीके से कहानी के पात्र के लिए लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने कोई टेक्स्ट बुक में या तो निबंध की जो बुक है अदर मटेरियल्स में पढ़ा है उसका ही नाम हो, आप कोई भी नाम उस पात्र में लिख सकते हैं। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो, यानी कि कौन से पॉइंट है जो मुख्य घटना पर प्रकाशित करती है या तो फोकस करती है, उसका वर्णन आप अच्छी तरह से मुख्य घटना के रूप में संक्षिप्त तरीके से करना है, बहुत लंबा लंबा भी नहीं लिखना है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो, यानी कि किस प्रकार की बातें होती है वो संवाद के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। अन्य बातें हैं तीसरा, उसमें क और ख 2 पॉइंट्स हैं, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी कि हम जब भी लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखना है कि ऐसा होगा, ऐसा करने वाले हैं, बल्कि भूतकाल यानी कि बीता हुआ है कि एक लड़का था या तो फिर एक राजा था, इस तरह का उसका राज्य चल रहा था, उसमें ऐसी बातें होती थी, यानी कि भूतकाल में जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो थी आएगा, भविष्य की या तो फ्यूचर की बात आप नहीं लिख सकते हैं, यानी कि भूतकाल में भी आपको वाक्य रचना आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पूरी कहानी 3-4 परिच्छेद में बांटनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 3-4 पैराग्राफ के अंदर लिखना है। परिच्छेद मानी पैराग्राफ, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा आदि जो चिन्हों का उपयोग करना चाहिए वहाँ आपको उचित जगह पे करने चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। सीधा सीधा वर्णन या तो सीधा सीधा लिखना भी उचित नहीं लगता है लैंग्वेज के लिए। नंबर 4, शीर्षक, कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए, यानी कि कहानी में एक मुख्य पात्र क्या है, प्रसंग कौन सा है और उस कहानी के द्वारा हमें कौन सा संदेश मिला है, ये बात ध्यान में रखनी है। और कहानी को उपयुक्त यानी कि
छोटा सा शीर्षक देना चाहिए, यानी कि उपयोगी हो ऐसा, और छोटा सा, बहुत लंबा नहीं, छोटा शीर्षक देना चाहिए। 5th नंबर, सीख यानी कि बोध। कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में लिखनी चाहिए, यानी कि 1-2 वाक्यों में ही आपको बोध लिखना है। उसमें आपको छोटा सा शीर्षक की तरह छोटी सीख नहीं लिखनी है, 1-2 लाइन में लिखनी है। नंबर 6, कहानी लगभग 15 से 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए, यानी कि आप जब भी भाषा लिखते हैं तो जब हिंदी, गुजराती या इंग्लिश में ये सारी बातें पूछी जाती है तो जो लैंग्वेज में पूछा जाता है उसमें भाषा शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि प्योर हिंदी में, और मुहावरेदार, यानी कि कहीं कहीं आपको लगता है कि मुहावरे का प्रयोग हम कर सकते हैं तो आप उसमें कहानी के अंदर मुहावरे भी रख सकते हैं, कहावत भी लिख सकते हैं। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए, यानी कि कहानी की लिखावट स्वच्छ, यानी कि अच्छे राइटिंग में लिखनी है, स्वच्छ तरीके से लिखनी है। उसमें आप सोचते सोचते गलत सेंटेंस लिख देते हो, फिर नया लिखते हो, फिर चेक चेक करते हो, ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पूरे लेखन के अंदर स्वच्छता भी होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। कहाँ आपने कुछ गलत बात लिख दी है, या तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप कुछ चिन्हों का उपयोग करके उसको अच्छी तरह से सजा सकते हैं। तो ये छः पॉइंट्स है जो कहानी के लिए आवश्यक है, आपको याद रखने हैं। जो भी कहानी पूछी जाए उसके अंदर आप अच्छी तरह से इस पॉइंट के द्वारा लिखेंगे तो आपकी कहानी के आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। कहीं छोड़कर स्पेलिंग मिस्टेक को मार्क्स कट होते हैं। तो आज हम एक कहानी और समझने का प्रयत्न करेंगे कि निम्नलिखित रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। ये ज़्यादातर प्रश्न पत्र के अंदर पूछा जाता है। उसमें कहानी लिखनी है, उचित एक शीर्षक देना है और अंत में सीख लिखनी है। कहानी इस प्रकार की है, पॉइंट्स इस प्रकार आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे, जो हम अच्छी तरह से उसको समझने का भली भांति प्रयत्न करेंगे। एक बूढ़ा किसान, यानी कि एक किसान की बात है। 4 बेटे, उसके 4 बेटे थे। बेटों का आपस में लड़ना झगड़ना, यानी कि बेटे जो उनके चारों चार थे वो अच्छी तरह से नहीं रहते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। ये हमारे मन के अंदर प्लान बनता गया और उस तरीके से हम स्टोरी लिखेंगे। बूढ़ा किसान मृत्युशैया पर, यानी कि जो पिता था, किसान था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था और मृत्युशैया यानी कि उसका अंत समय आ गया था। बेटों की चिंता, यानी कि बच्चे जो 4 थे वो आपस में अच्छी तरह से रहते नहीं थे, लड़ाई झगड़े करते थे, इसलिए उनको बहुत सारी चिंता सताती थी। बेटों को बुलाना, यानी कि चारों बेटों को अपने मृत्युशैया पर बुलाया। लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा, यानी कि बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की थी और उसको तोड़ने के लिए एक साथ कहा। तोड़ न पाना, यानी कि बेटे वो चारों प्रयत्न करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। गट्ठर की लकड़ियां अलग करना, यानी कि उसको अलग कर देते हैं। प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहना, तब तो आसान बन जाता है और हर एक लड़का एक एक लकड़ी को अच्छी तरह से तोड़ सकता है। आसानी से तोड़ना सीख, यानी कि लकड़ी का जो गट्ठर था वो एक साथ नहीं टूट सकता, एक एक लकड़ी टूट सकती है। उसमें से कुछ कहानी के आधार पर हमें सीख मिलती है। तो आओ पूरी तरह से कहानी को समझें और किस प्रकार आपको उसका शीर्षक और सीख देनी है डिटेल में समझें। सबसे पहला, एकता की शक्ति, यानी कि जो गठरी थी वो बहुत सारे लकड़ों के से मिली हुई थी, यानी कि उसमें बहुत सारे लकड़े थे और वो एकता का बल बता रही थी। तो आप चारों बेटे जो साथ में रहते हो तो किस प्रकार आप अपने एकता की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, यही उनका कहना था। एक गांव में चतुर सिंह नामक एक धनी किसान रहता था। यहाँ हमने नाम दे दिया चतुर सिंह। और धनी किसान वह बूढ़ा हो गया था। उसके 4 बेटे थे, वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। बूढ़ा किसान उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए समझाता था, पर पिता की सीख का उन पर कोई असर न होता था। पूरी बात हमने 2 जो पॉइंट थे उसके आधार पर लिख दी कि चतुर सिंह नाम का एक किसान था, बूढ़ा हो गया था, उसके 4 बेटे थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। उनके समझाने पर भी वो नहीं समझते थे, मिलजुल कर नहीं रहते थे और पिता की सीख का उन पर कोई असर नहीं था। दूसरा पैराग्राफ, एक बार चतुर सिंह बीमार पड़ा। दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। अब उसे विश्वास हो गया कि मृत्यु उसके बहुत निकट आ पहुंची है।
यानी कि उनको लगा कि मेरे बेटे सही तरह से जीवन नहीं जीते हैं। उनको विचार आया कि ये मेरे बाद क्या करेंगे, इसलिए वो अपने पास उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगा। उसे अपने बेटों की बहुत चिंता हो रही थी। आखिर उसके चारों बेटों को अब उसने अपने पास बुलाया और उसको समझाने के लिए प्रयत्न किया। फिर उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। सीधे वो नहीं समझते थे, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी का एक गट्ठर, यानी कि बहुत सारी लकड़ियां एक साथ बांध कर रखना, उसको गट्ठर कहते हैं। उसने बारी बारी से हर बेटे को वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। लड़कों ने गट्ठर तोड़ने की भरसक कोशिश की, यानी कि बहुत ही प्रयत्न किया, बहुत ही ट्राई किया, लेकिन वो गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। पर उनमें से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं सका। 4 लड़के थे, 4 में से एक भी वो प्रयत्न नहीं कर सका। इसके बाद किसान ने उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी एक एक बेटे को तोड़ने के लिए दी। यानी कि किसान बूढ़ा था, अनुभवी था, इसलिए एक दूसरे प्लान से समझाने के लिए प्रयत्न किया। एक एक लकड़ी थी वो अलग कर दी और बेटे को समझाया कि उसको अलग करके तोड़ने का प्रयत्न करो। सबने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ डाली। तब किसान ने उनसे कहा, अच्छा बताओ, जब ये लकड़ियाँ गट्ठर के रूप में बंधी हुई थी तब तुम उन्हें क्यों नहीं तोड़ पाए? बेटों ने कहा, पिताजी, पहले ये लकड़ियाँ गट्ठर में एक साथ बंधी हुई थी, वे संगठित थी, यानी कि साथ में थी, इसलिए वह हमसे नहीं तोड़ पाए, या तो फिर तोड़ नहीं पाए हम प्रयत्न करने के बाद भी। बेटों ने कहा, पिताजी, पहले ये लकड़ियाँ गट्ठर में एक साथ बंधी हुई थी, वे संगठित थी, इसीलिए हम तोड़ नहीं पाए। तो इसका वो रीज़न ढूंढने लगे, सोचने लगे। तब बूढ़े किसान ने उन्हें समझाया, प्यारे बेटों, गट्ठर की लकड़ियों की तरह तुम लोग भी संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। यानी कि तुम भी साथ में रहने के प्रयत्न करोगे तो आप साथ में रहने के बाद भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किंतु यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो अलग अलग लकड़ियों की तरह नष्ट हो जाओगे, यानी कि कोई भी आपको अकेला देखकर नष्ट कर पाएगा। बूढ़े पिता की यह सीख सुनकर चारों बेटों की आंखें खुल गई। उन्होंने मिलजुल कर रहने का निश्चय किया और उससे हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है, यानी कि साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो इस तरह से आप पूरी कहानी को 4 या 3 पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं, समझकर सीख और शीर्षक भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।